नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने पिछली क्लास में अभी तक प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ चुके थे और आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फंजाई यानी कि कवक। क्या नाम है? फंजाई यानी कि हिंदी में क्या नाम है इसका? कवक। तो कवक के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बेसिकली इसके नॉर्मली कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि कवक होते क्या हैं। डेली लाइफ में आपने कवक देखे कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल्स की बात करूँ, आपने कभी अचार देखा हो और अचार के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद जो फफूंदी पड़ जाती है, एक्चुअली वो क्या है? वो कवक ही है। ठीक है। दूसरी मैं बात करूँ कि आपने कभी संतरा देखा हो, यदि संतरा सड़ गया हो तो जो संतरा सड़ता है वो भी किसकी वजह से सड़ता है? फफूंदी की वजह से। और फफूंद क्या है? कवक। ऐसे आपने डेली लाइफ में बहुत से एग्जांपल्स देखे होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। आपने रोटी के ऊपर भी देखा होगा, कई दिनों तक यदि मान लीजिए आप उसे खुला रख देते हो 10 से 15 दिन, तो उसके ऊपर एक हल्की सी महक आने लग जाती है और फफूंदी सी पड़ जाती है। वो फफूंदी क्या है? वो भी एक कवक ही है। क्लियर है? ठीक है। तो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जैसे पहला की क्वेश्चन बनता है कि फंजाई यानी कि जो कवक है वो किस प्रकार के जीव होते हैं? तो वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। कैसे जीव होते हैं? सॉरी, यूकैरियोटिक होते हैं ना, यूकैरियोटिक। फंजाई जो होते हैं वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। और दूसरा मैं बात करूं कि इनका जो सेल टाइप होता है यानी इनके जो कोशिका का प्रकार होता है वो किस प्रकार के होते हैं, यानी कि ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों प्रकार के ये जीव पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक है, दिख रहा है सभी को? बिल्कुल। अधिकांश जो कवक होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, याद रखना। लेकिन एक अपवाद है जो सिर्फ एक कोशिकीय होता है और जिसका नाम है यीस्ट। क्या नाम है? यीस्ट, जिसे खमीर भी कहा जाता है। ये एक कोशिकीय कवक है। ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका उपयोग की मैं बात करूं तो इसका उपयोग किया जाता है अल्कोहल और ब्रेड में। अल्कोहल और ब्रेड में इस यीस्ट का प्रयोग किया जाता है या इसका उपयोग किया जाता है कि जो ब्रेड बनाने में जो उपयोग जो कवक है उसका क्या नाम है? यीस्ट। जो कैसा होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। क्लियर? आगे थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं इनके पोषण के बारे में। जो ये न्यूट्रिशन लेते हैं वो किस आधार पे लेते हैं, किस प्रकार के न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इनके पोषण के आधार। इनका जो पोषण है यानी कि ये क्या है? एक हेटेरोट्रॉप्स। हिंदी में मैं बात करूं यानी कि परपोषी। ये कैसे जीव होते हैं? परपोषी होते हैं। परपोषी में दोनों आ जाते हैं, मृतजीवी और परजीवी। ठीक है, परपोषी में अपने दोनों आ जाते हैं, एक तो है परजीवी और दूसरा है मृतजीवी। ठीक है, और इनके बारे में आपको पहले बता चुका है, जब मैंने मोनेरा पढ़ा रहा था तब इन दोनों के बारे में बता चुका हूँ मैं। जो भी डायरेक्ट मेरी ये क्लास ले रहे हैं उनसे मेरे एक ही सलाह है कि पहले मेरे जो आगे के 5 वीडियो बन चुके हैं पहले एक बार उनको देखें, उसके बाद फिर इस वीडियो पर आए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके सेल वॉल के बारे में कि इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। ठीक है, सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कई बार आपको यहाँ पर सेल्यूलोज भी लिखा जाएगा तो वो भी सही है। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड क्या होता है? एक बहुलक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि ये जो जीव है सहजीवी टाइप का आचरण शो करते हैं। यानी ये जो जीव है किस प्रकार के होते हैं? सहजीवी। और ये सहजीवी किस प्रकार से दर्शाते हैं? कवक और शैवाल मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है लाइकेन। वो क्या है? सहजीवी। ये है यहाँ तक। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं इनके जनन के बारे में कि इनका रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है वो किस प्रकार का होता है? रिप्रोडक्शन सिस्टम
रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बेसिकली 3 रिप्रोडक्शन सिस्टम कवक के अंदर यूज होते हैं। पहला है कायिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन और तीसरा है लैंगिक जनन। यानी जिसमें जनन विधियां हैं वो 3 टाइप की हैं। एक तो है कायिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन और तीसरा है लैंगिक जनन। कायिक जनन जो होता है वो होता है विखंडन विधि व मुकुलन विधि द्वारा। दिख रहा है ना, विखंडन विधि व मुकुलन विधि द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो है अलैंगिक जनन। 1 सेकेंड। विखंडन विधि व मुकुलन विधि। ठीक है, नहीं दिख रहा अभी भी? ओके, कोई नहीं, इसको अपन आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऊपर लिखता हूं मैं इस पॉइंट को। पहला जो था उसका नाम था कायिक जनन, और कायिक जनन में 2 विधियां पाई जाती हैं। एक तो है विखंडन विधि और दूसरी है मुकुलन विधि। इन विधियों के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन पादप जगत स्टार्ट करेंगे या फिर जो बॉटनी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब इन टॉपिक को अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए भी आप सिर्फ नाम याद रख लीजिए कि कायिक जनन जो है इसमें 2 टाइप से होता है। एक तो होता है विखंडन विधि के द्वारा और दूसरा होता है मुकुलन विधि के द्वारा। ठीक है, दूसरा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है कवक के अंदर वो होता है बीजाणुओं द्वारा। किसके द्वारा? बीजाणुओं द्वारा। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो तीसरा पॉइंट है लैंगिक जनन। और जो लैंगिक जनन जो होता है कवकों के अंदर वो होता है, एक तो होता है एसुको बीजाणु द्वारा और दूसरा है बेसिडियो बीजाणु द्वारा। क्लियर यहां तक? अभी तक 6 पॉइंट पढ़ लिए हैं अपन। पहला पॉइंट कि किस प्रकार के जीव होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं। दूसरा इनके सेल टाइप के बारे में पढ़े कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के होते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़े अपन ने इसके न्यूट्रिशन के बारे में कि किस प्रकार के जीव हैं, किस प्रकार का पोषण लेते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट पढ़ा कि किस प्रकार का आचरण दिखाते हैं। पांचवा पॉइंट पढ़ा अपन ने कि इनकी जो सेल वॉल है वो किस टाइप की होती है, सेल वॉल जो होती है किसकी बनी होती है। और छठा पॉइंट है इनके रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। क्लियर है यहां तक सभी का? आगे चले। अरे भाई क्लियर है ना? पक्का आगे चले? तो आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक शब्द है इसका नाम है हाइफे। जो स्टूडेंट साइंस से हैं उन्होंने जरूर सुना होगा हाइफे, कि हाइफे क्या होता है। हाइफे जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करा कि जो फंजाई होते हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के होते हैं। और जो हाइफे है, हाइफे में मल्टी सेलुलर कवकों का बहुत ज्यादा रोल होता है। जैसे मैं बता दूं एक बार कि सीधे सीधे सिंपल भाषा में मैं कह सकता हूं कि बहुकोशिकीय कवकों का जो संपूर्ण शरीर यानी जो पूरा शरीर जो होता है वो किससे बना होता है? एक धागे के रूप में विकसित होता है। ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में, हाइफे के बारे में, कि बहुकोशिकीय कवकों का संपूर्ण शरीर धागे के रूप में विकसित होता है। कैसे होता है? धागे के रूप में विकसित होता है। यानी एक प्रकार से धागा देखा होगा इस प्रकार से,
और फिर ये धागे यानी जो हाइफे है ये कई हाइफे मिलकर एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं और वो नेटवर्क आगे जाकर एक कवक जाल का निर्माण करते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइसीलियम और हिंदी में बोलते हैं कवक जाल। यानी कि जैसे मान लीजिए ये हाइफे है, इससे आगे दूसरा हाइफे जुड़ गया, इससे आगे फिर एक तीसरा हाइफे जुड़ गया, इधर से हाइफे जुड़ गया, एक हाइफे जुड़ गया, मतलब एक नेटवर्क बना रहे हैं, एक जाल बना रहे हैं पूरा, कई हाइफे मिलकर। ठीक है, क्या बना रहे हैं? एक नेटवर्क बना रहे हैं और वो नेटवर्क क्या कहलाते हैं? माइसीलियम यानी कि कवक जाल। क्लियर है यहाँ तक? पहला पॉइंट था सॉरी हाइफे। हाइफे क्या होता है कि बहुकोशिकीय कवकों का संपूर्ण शरीर एक धागे के रूप में विकसित होता है, उसे हाइफे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि कई हाइफे मिलकर, यानी एक हाइफे दूसरे हाइफे से, दूसरा हाइफे तीसरे हाइफे से, यानी इस प्रकार से कई हाइफे मिलकर एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं और उस नेटवर्क आगे चलकर एक कवक जाल के रूप में परिवर्तित हो जाता है जिसका नाम क्या है? माइसीलियम। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फंजाई क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि फंजाई एक तंतुमयी संरचना है। तंतुमयी संरचना है। अब तंतुमयी संरचना क्यों नाम दिया है? क्योंकि इसके अंदर भी कई प्रकार से हाइफे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी एक जाल सा बना देते हैं, जिसके कारण इसके संरचना को नाम दिया गया है तंतुमयी संरचना। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके कवकों के वर्गीकरण के बारे में। अगला जो पॉइंट है वो है कवकों का वर्गीकरण। हेडिंग डाल लीजिए, कवकों का वर्गीकरण। कवकों का जो वर्गीकरण होता है वो 6 टाइप से होता है। अब वो 6 टाइप कौन कौन से हैं तो आज याद रख लीजिए और आज के बाद भूलिएगा नहीं। ठीक है, अभी तक याद नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन आज आपको याद करा दूंगा 6 की 6, अभी की अभी, हैंड टू हैंड यहीं पे ही। आपको बैठे बैठे आप दोबारा घर पे जाकर कॉपी खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पहला पॉइंट है ओमाइसिटीज। कवकों में जो पहला जो वर्ग है वो है ओमाइसिटीज और जो दूसरा है उसका नाम है जाइगोमाइसिटीज, तीसरे का नाम है ट्राइगोमाइसिटीज, चौथे का नाम है एस्कोमाइसिटीज, पांचवे का नाम है बेसिडियो और लास्ट जो 6 नंबर का है उसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज। याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार फिर दोबारा से बोलिए। ओमाइसिटीज, दूसरे का नाम जाइगोमाइसिटीज, तीसरे का नाम ट्राइगोमाइसिटीज, चौथे का नाम एस्कोमाइसिटीज, पांचवे का नाम बेसिडियोमाइसिटीज और छठे का नाम ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, याद हो गया हो सभी को? एक बार मैं लिख देता हूं ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज, दूसरे का नाम है जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, तीसरे का नाम है ट्राइकोमाइसिटीज, चौथे का नाम है एस्कोमाइसिटीज और पांचवे का नाम है बेसिडियोमाइसिटीज और लास्ट जो अपना है उसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 6 पॉइंट है जो आपके एग्जाम के इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी होने वाले तो बहुत सारे हैं, बट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये 6 हैं। ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, ट्राइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब इनके बारे में अपन एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ओमाइसिटीज क्या होता है, या तो ओमाइसिटीज के जो वर्ग की जो जीव हैं उनका जो वातावरण है वो किस प्रकार का होता है, उन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट डालिए आप ओमाइसिटीज। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि निम्न में से कवक का उदाहरण है।
निम्न में से कवक का उदाहरण है, तो आप याद रखिए जिसके भी लास्ट में माइसिटीज लिखा हुआ हो वो क्या है, एक कवक का ही वर्ग है। वन सेकेंड, इसको यहां लिख लीजिए आगे। वहां पर दिख नहीं रहा था बोर्ड पर, मैंने नीचे लिख दिया है ट्राइकोमाइसिटीज, और लास्ट था अपना ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पहला पॉइंट, ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज क्या होते हैं? ओमाइसिटीज के अंदर वे जीव आते हैं जो परजीवी और मतोपजीवी दोनों होते हैं। यानी अपन सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि ओमाइसिटीज के अंदर मतोपजीवी और परजीवी दोनों जीवों को शामिल किया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। देख देता हूं मैं चाहे से कि इसके अंदर परजीवी और मतोपजीवी यानी दोनों जीवों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। दूसरा जो अपना पॉइंट है वो ये है कि जो ओमाइसिटीज वर्ग के जितने भी कवक हैं वो सड़े गले और नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ओमाइसिटीज वर्ग के जितने भी कवक हैं वो किस स्थान पर पाए जाते हैं, उनका जो आवास स्थान होता है वो क्या होता है, सड़े गले और नमी वाले स्थानों पर। क्लियर है, यहां पर लिख देता हूं मैं, सड़े गले वे नमी वाले स्थान। क्लियर? ओके, अगले बात करते हैं कि अपन 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं ओमाइसिटीज के अंदर कि ओमाइसिटीज जो जीव होते हैं वो परजीवी और मतोपजीवी दोनों को शामिल किया गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि इनका जो आवास है वो किस प्रकार का है, यानी ये किस वातावरण में ये पाए जाते हैं, तो वो है कि ये सड़े गले और नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करूं कि वो जो कवक है उस कवक का क्या नाम है, तो उस कवक का नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडा। क्या नाम है? एल्ब्यूगो कैंडिडा। क्लियर? अब एल्ब्यूगो कैंडिडा जो है ये पाया कहां पे जाता है? आपने क्वेश्चन जो सरसों की खेती देखी होगी आपने, यदि आप लोगों की खेती बाड़ी है, जिन लोगों के भी खेती बाड़ी है उन्होंने जरूर देखा होगा, सरसों का खेत भी देखा होगा। ठीक है, सरसों की फसल देखी होगी, बट जिनके नहीं है कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ, आप ऐसे समझ लीजिएगा कि जो सरसों की जो पत्तियां होती हैं या जो सरसों की जो तना होता है, स्टेम जो होती हैं, उन पर सफेद सफेद से धब्बे पड़ जाते हैं, स्पॉट से पड़ जाते हैं। वो एक्चुअली स्पॉट जो पड़ते हैं वो किसकी वजह से पड़ते हैं? एल्ब्यूगो कैंडिडा की वजह से। क्लियर है यहां तक? जो एल्ब्यूगो कैंडिडा है वो सरसों पर सफेद धब्बे छोड़ देता है जिससे सरसों की फसल अधिकतर खराब हो जाती है। ठीक है, यानी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सरसों पर जो सफेद धब्बे पड़ते हैं वो किस कवक की वजह से पड़ते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए एल्ब्यूगो कैंडिडा की वजह से। क्लियर यहां तक? दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, ट्राइकोमाइसिटीज। तो ट्राइकोमाइसिटीज जो होते हैं ये भी मतजीवी और परजीवी कवक होते हैं। दूसरा पॉइंट इसको मिटा देता हूं मैं। दूसरा अपना जो था जाइगोमाइसिटीज, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जाइगोमाइसिटीज के दूसरे पॉइंट में पहला पॉइंट लिखिए आप कि ये जीव भी मतजीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। या तो जाइगोमाइसिटीज में परजीवी और मतजीवी दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, लिख लिया? दोबारा बोल देता हूं कि इस वर्ग में जो जाइगोमाइसिटीज वर्ग पढ़ रहे हैं अपन, तो इस वर्ग में परजीवी और मतोपजीवी दोनों को शामिल किया गया है। दूसरा पॉइंट लिखिए कि दूसरा पॉइंट ये है इसके अंदर कि सेक्सुअल प्रोडक्शन सिस्टम पाया जाता है। इसके अंदर कौन सा सिस्टम पाया जाता है? लैंगिक जनन। हिंदी वाले जो मीडियम वाले हैं वो लिख लीजिए कि जाइगोमाइसिटीज के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं जो आपके पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछा जाता है,
और उसका नाम है म्यूकर। कई बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन कि म्यूकर क्या है। एक कवक है, बैक्टीरिया है, या शैवाल है, या माइकोप्लाज्मा है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए म्यूकर। क्लियर? फॉर कवक। अब बात करते हैं कि म्यूकर को डेली लाइफ में कहां पर देखा है हमने। देखा है आप सभी ने, बट आपको पता नहीं कि वो म्यूकर ही है। ठीक है? आपने कई बार देखा होगा, जो अपनी ब्रेड होती है बाहर से जब आप मार्केट से लाते हो खाने के लिए, उस ब्रेड के ऊपर आप मान लीजिए आपने वो ब्रेड 5 से 10 दिन के लिए खुला छोड़ दिया है, और ब्रेड के ऊपर जो सफेद सफेद जो फफूंदी से पड़ जाती है, वो सफेद सफेद फफूंदी एक्चुअली में क्या है? वो सफेद सफेद फफूंदी ही म्यूकर है। यानी मैं कह सकता हूं कि ब्रेड के ऊपर जो फफूंद पड़ती है वो फफूंदी क्या है? म्यूकर। क्लियर है? अरे याद हो गया होगा अब तो कि ब्रेड के ऊपर जो फफूंद होती है उसका क्या नाम है? म्यूकर। क्लियर है? अगले पॉइंट की बात चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, हेड डाल दीजिए ट्राइकोमाइफिटीज। और ट्राइकोमाइफिटीज के बारे में पढ़ते हैं अपन अब। इनके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सभी एग्जाम्पल्स को याद रखना हमेशा, क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। आपसे कोई थ्योरी नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम्पल ही पूछेगा एग्जाम में। और जो थर्ड पॉइंट है उसका नाम है ट्राइकोमाइफिटीज, है ना। तो ट्राइकोमाइफिटीज में बात की जाए कि जो ट्राइकोमाइफिटीज वर्ग के जो कवक हैं उनका जो आवास स्थान है या फिर वो जो किस जगह पर पाए जाते हैं, तो उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको थोड़ा सा। कि जो ट्राइकोमाइफिटीज है, आपने आर्थ्रोपोडा संघ के जीव देखे होंगे। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव, अब जिन्होंने पहली बार नाम सुना हो उनके लिए यही पता नहीं होगा कि आर्थ्रोपोडा है क्या। ठीक है? लेकिन अब जब अपने जो 5 जगत पद्धति जो पढ़ी थी उसमें जो लास्ट वाला पॉइंट था एनिमेलिया, उस एनिमेलिया के अंदर अपन आर्थ्रोपोडा संघ को पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है ना? फिलहाल अभी के लिए इतना समझ लीजिए। जितने भी फाइलम हुए हैं, जितने भी संघ हुए हैं, उन सभी में जो सबसे बड़ा जो संघ है वो है आर्थ्रोपोडा। यानी कि अपन बात कर सकते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर सबसे ज्यादा जीव समूह को रखा गया है। क्लियर है? बात करते हैं कि आर्थ्रोपोडा संघ में कौन कौन से जीव आते हैं। तो आपने डेली लाइफ में जितने भी कीट मकोड़े देखे होंगे, वो कीट मकोड़े सब क्या हैं? आर्थ्रोपोडा के जीव हैं। क्लियर है यहां तक? अब इन कीट मकोड़ों के शरीर के अंदर जो जीव पाए जाते हैं, शरीर के अंदर जो जीव पाए जाते हैं वो जीव क्या है? कवक। यानी कि ट्राइकोमाइफिटीज वर्ग के जितने भी कवक हैं वो सभी के सभी आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जीव समूह हैं उनके शरीर के भीतर पाया जाता है। यानी कि जितने भी कीट मकोड़े होते हैं उन सभी में जो जीव पाया जाता है, जो कवक पाया जाता है, उसको किसके अंदर रखा गया है? ट्राइकोमाइफिटीज के अंदर। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में कि ट्राइकोमाइफिटीज का उसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो उसका एग्जाम्पल का नाम है हारपेला। क्या नाम है? हारपेला। क्लियर है कि हारपेला कहां पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जीव हैं उन सभी की शरीर के अंदर पाया जाता है। अब शरीर के अंदर भी कहां पाया जाता है? भाई आदमी जब खाना लेता है, कोई भी जीव जब भोजन लेता है तो वो आहार नाल के द्वारा ही जाता है। क्लियर है यहां तक सभी का? तो आहार नाल के भीतर ही ये हारपेला जीव बैठा रहता है, और जो भी वो पोषण लेते हैं उस पोषण को कौन खाता है? हारपेला। क्लियर? अच्छा, अगर जो चौथा पॉइंट है उसके बारे में चलते हैं, जिसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। चौथा जो पॉइंट है उसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। पहला पॉइंट लिखिए आपके, एस्कोमाइसिटीज को थैली कवक भी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? थैली कवक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेक फंगाई या सेक फंजाई। ठीक है? थैली कवक किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि थैली कवक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एस्कोमाइसिटीज को। क्लियर है? ओके। और थैली कवक को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सेक फंजाई। क्लियर है? अगले जो इसके बारे में लाइन है
कि इस वर्ग के जितने भी जो कवक हैं, इस वर्ग के जितने भी कवक हैं वो सभी के सभी कौन सा रोग फैलाते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू रोग। कौन सा रोग? पाउडरी मिल्ड्यू रोग। अब ये पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता क्या है? कह सकते हैं कि जितने भी पादप होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, उन सभी पौधों के ऊपर ये कवक जाकर बैठ जाता है और धीरे धीरे उसको एक पाउडर के आकार में, जो पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर देता है। उसी को क्या कहते हैं? पाउडर मिल्ड्यू रोग। ठीक है, इसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं अपन। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? तो इसके एग्जांपल, जो पहला एग्जांपल है वो है पेनिसिलियम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पेनिसिलियम कवक। और पेनिसिलियम कवक से ही एक फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई थी जिसका नाम है पेनिसिलिन। कौन सी एंटीबायोटिक बनाई गई थी? पेनिसिलिन। और किसने बनाई थी ये? इसे फर्स्ट एंटीबायोटिक है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम जो प्रतिजैविक औषधि है उसका क्या नाम है? पेनिसिलिन। क्लियर है यहां तक? बात ये करते हैं कि पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी? 1928, 1928 में। वैसे तो आपसे साइंस में कभी भी सन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन आपको ये सन याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि कोई भी जब फर्स्ट बार इन्वेंशन या डिस्कवर होता है तो वो एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है। इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पेनिसिलियम कवक से जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया गई उसका नाम था पेनिसिलिन, और जिसकी खोज की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी? 1928 में। याद हो गया होगा सभी को? याद हो गया हो तो अपन दूसरे पॉइंट पे चलें, जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा। दूसरा एग्जांपल क्या नाम है? न्यूरोस्पोरा। अब न्यूरोस्पोरा को क्या कहा जाता है? सीधी सीधी भाषा में बोल सकें तो न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। न्यूरोस्पोरा को क्या कहा जाता है? पादप जगत का ड्रोसोफिला। अब इसे पादप जगत का ड्रोसोफिला क्यों कहा जाता है? तो पहले ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ लीजिए कि ड्रोसोफिला का जो यूज होता है वो आनुवंशिक स्टडी में इस ड्रोसोफिला जीव का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार कवकों में जो आनुवंशिक जो स्टडी की जाती है वो न्यूरोस्पोरा के ऊपर की जाती है, तो इसीलिए न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा गया है। क्लियर है? अगला जो अपना जो पॉइंट है वो है बेसिडियोमाइसीटीज। इसे रफ कर दो पूरे को। क्लियर है यहां तक? आगे चले पांचवें पॉइंट पर, जिसका नाम है बेसिडियोमाइसीटीज। क्या नाम है? बेसिडियोमाइसीटीज। तो बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में अपन सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स ही आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें से पहला जो है उसका नाम है पक्सीनिया। पहला जो एग्जांपल है उसका नाम है पक्सीनिया। अब ये पक्सीनिया जो कवक है वो किस जो कहां पर पाया जाता है या किस फसल के ऊपर पाया जाता है? तो वो है गेहूं। कहां पाया जाता है ये? अधिकतर गेहूं। और आपने गेहूं में जो श्वेत कीट रोग जो देखा होगा, जो सफेद सफेद से जो स्पॉट से पड़ जाते हैं, और सफेद सफेद से जो स्पॉट पड़ते हैं उन्हीं को बोलते हैं गेहूं का श्वेत कीट रोग। और वो किसकी वजह से पड़ता है? पक्सीनिया की वजह से। अगला जो पॉइंट है इसके अंदर दूसरा, उसका नाम है एगेरिकस। दूसरा जो एग्जांपल है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसका नाम है एगेरिकस।
अब एगेरिकस जो कवक है, आपने इसको भी डेली लाइफ में देखा है खूब। कई बार आपने, जब आप छोटे थे या फिर अभी भी बड़े हो गए हो, तो बारिश के मौसम में आपने जो बरसाती मौसम में जो छोटी छोटी सी जो सांप की छतरी से उग जाती है, देखा होगा मशरूम, जिसका जो साइंटिफिक जो नेम है मशरूम। इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, यानी एगेरिकस जो कवक है वो जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? मशरूम या छत्रक में। क्लियर है? और जो मशरूम या छत्रक में से कुछ खाने योग्य होते हैं, और अधिकांश जो होते हैं मशरूम वो कैसे होते हैं? जहरीले होते हैं। आपने जो सांप की छतरी देखी है, वो सांप की छतरी भी जहरीली होती है। क्लियर है? आपने जो सांप की छतरी देखी है वो कैसी होती है? जहरीली होती है। और सांप की छतरी का जो साइंटिफिक नेम है, उस साइंटिफिक नेम क्या है उसका? एमेनिटा। क्या नाम है उसका? एमेनिटा। बेसिडियो माइफिडीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपन को दो एग्जांपल्स पढ़ने हैं। एक तो है पक्सिनिया और दूसरा है एगेरिकस। पक्सिनिया जो कवक है, वो गेहूं के जो श्वेत कीट रोग होते हैं, वो पक्सिनिया कवक की वजह से ही गेहूं में रोग होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है एगेरिकस। एगेरिकस कवक की जो एगेरिकस जो कवक है वो मशरूम या छत्रक में पाए जाते हैं। ठीक है? और अधिकतर जो मशरूम होते हैं वो कैसे होते हैं? खाने योग्य होते हैं, और कुछ जहरीले होते हैं। जो जहरीले होते हैं उन्हें सांप की छतरी बोला जाता है, और उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एमेनिटा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें तो आगे आपका जो लास्ट पॉइंट आता है वो है ड्यूटेरोमाइफिटीज। अगला जो आपके आता है छठे नंबर का पॉइंट, वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। और ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात एक ही है, वो क्या है कि इसमें लैंगिक जनन का अभाव होता है। लैंगिक जनन का क्या होता है? अभाव होता है। ड्यूटेरोमाइफिटीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही पॉइंट है, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन अब पूछा जा सकता है कि निम्न में से लैंगिक जनन का अभाव होता है किस वर्ग में? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? ड्यूटेरोमाइफिटीज। क्लियर है? और इसके जो एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल्स है अल्टरनेरिया। क्या नाम है इसके एग्जांपल के? अल्टरनेरिया। ये आपके 6 के 6 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। 6 वर्ग जो हैं अपने पढ़ा वर्गीकरण में। पहला ओमाइफिटीज, दूसरा जाइगोमाइफिटीज, तीसरा ट्राइकोमाइफिटीज, चौथा एस्कोमाइफिटीज, पांचवा बेफिडियोमाइफिटीज, छठा ड्यूटेरोमाइफिटीज। सबके एग्जांपल्स भी याद रखने हैं आपको, जो एक एक इंपॉर्टेंट है। ओमाइफिटीज में कौन सा है? बोलते हैं सबके सब साथ के साथ, जहां भी बैठे हो आप। एल्ब्यूगो कैंडिडा, दूसरे का क्या नाम है? म्यूकर, तीसरे का क्या नाम है? हर्पेला, चौथे का पेनिसिलियम, और एक और था कौन सा? न्यूरोस्पोरा। याद आया कुछ या भूल गए भी? एंड टू एंड। पांचवा जो है उसका क्या नाम है? पक्सिनिया और एगेरिकस। और जो लास्ट है वो उसका नाम है अल्टरनेरिया। क्लियर है सारे के सारे? मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है जिससे मैं आपको याद करा सकूं। और एक्चुअली जो ट्रिक होती है वो याद करने के लिए नहीं होती है, ट्रिक हमेशा सिर्फ और सिर्फ भूलने के लिए होते हैं। मैंने भी कई यूट्यूब जो चैनल बने हुए हैं सर्च किए, मैं नाम तो लूंगा नहीं किसी का भी, लेकिन उन्होंने अधिकतर ये जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं उनके याद करने की ट्रिक दी होती है। याद जो ट्रिक है वो आप कब तक याद रख लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन आप भूल जाओगे। वो ट्रिक कभी भी सक्सेस नहीं होती है। वो ट्रिक आपको हमेशा एक असफलता की तरफ लेके जाती है, नहीं कि सफलता की तरफ। तो हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ याद ही करना है, किसी भी ट्रिक के भरोसे नहीं बैठना है। चाहे वो साइंस हो या मैथ्स हो या इंग्लिश हो, जो भी आपकी सब्जेक्ट या जीके हो, किसी भी आपको ट्रिक नहीं याद करनी है। आपको पूरा का पूरा कंटेंट ही आपको याद करना है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब कुछ अपन अलग से फैक्ट पढ़ लेते हैं, और उन फैक्ट के नाम हैं जैसे कि पादपों में जो कवकों द्वारा जितने भी रोग होते हैं उन कवकों के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से रोग होते हैं, वो 2-3 जो भी हैं। ठीक है? तो अपन जो पहला जो है
वो है जो गेहूं का जो श्वेत कीट रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? पक्षियों की वजह से होता है। गेहूं का, पहले हेडिंग डाल लीजिए, एक काम कीजिए आप कि कवकों द्वारा पादप जनित रोग। ठीक है, और इसमें जो पहला पॉइंट ये है कि गेहूं का जो श्वेत कीट रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से। दूसरा अपन जो पढ़े, सरसों के जो सफेद धब्बे पड़ते हैं वो भी किसकी वजह से होता है? कवकों की वजह से। तीसरा अपन पढ़े कि बाजरे का हरित बाली रोग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? बाजरे का हरित बाली रोग, वो भी कवकों के द्वारा होता है। और जो चौथा पॉइंट है अपना कि मूंगफली का जो टिक्का रोग होता है, कौन सा? मूंगफली का जो टिक्का रोग होता है वो भी किसकी वजह से होता है? कवकों के द्वारा। ठीक है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। इनके कवकों के नाम, जैसे गेहूं का जो श्वेत कीट रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? पक्षी की वजह से। और जो सरसों पे जो सफेद धब्बे पड़ते हैं वो किसकी वजह से पड़ते हैं? एल्ब्यूको कैंडिडा की वजह से। क्लियर है? या आपको इन दो के कवकों के नाम भी याद रखने हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अपन जो पढ़ने वाले हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि कल जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन सेशन। यानी कल का जो अपने जो क्लास होगी वो क्वेश्चन के बेस पर आधारित रहेगी। यानी अभी तक अपन ने जितने भी पढ़ चुके हैं, 6 क्लास हो चुकी है शायद अपनी आज। तो फर्स्ट में अपन ने साइंस का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कुछ उनकी ब्रांचेस के बारे में पढ़े थे, कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, दूसरा बायोलॉजी शब्द क्या होता है, ये कहाँ से उत्पत्ति, सबके बारे में, जीव विज्ञान का जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, भौतिकी विज्ञान का जनक कौन है, एक्सेट्रा जितनी मैंने सारी बातें पढ़ी थी। और फिर अपन ने जो पहला टॉपिक उठाया था वो था वर्गीकरण, जिसके अंदर 5 जगत प्रणाली जो आती है उसके बारे में पढ़ा, उसमें एक एक पॉइंट पढ़ा, मोनेरा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा और आज फंजाई पढ़ा। यहाँ तक जितना भी हो गया है उन सभी के बारे में कल मैं आपके लिए क्वेश्चन सेशन लेके आऊंगा। तो सभी जितना भी हो चुका है टॉपिक पहले ढंग से प्रिपेयर करके आए, ताकि अपन कल क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करें तो आप तुरंत समय फटाक से ही जो मैं क्वेश्चन दूं उसको आप आंसर दे दो। क्लियर है? यहाँ तक तैयार रहोगे सब कल? तो मिलते रहिए आपके अपने चैनल करियर विला पर। धन्यवाद।